दोस्तों, हम सभी ने दृश्यम मूवी को देखा है। उस जैसा सस्पेंस और ट्विस्ट शायद ही अब तक किसी मूवी में देखने को मिला होगा। लेकिन आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें आपको जरूर दृश्यम मूवी जैसा सस्पेंस और ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेगा। स्टोरी बताकर स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। इट इज अ मस्ट वॉच मूवी। मूवी की शुरुआत में हम आंध्र प्रदेश पुलिस को देखते हैं जो किसी गुमशुदा बॉडी को दफन कर रहे होते हैं। उस बॉडी का चेहरा काफी बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए पुलिस वहाँ एक आर्टिस्ट को भी बुलाती है ताकि वो उस लाश के असली चेहरे को ड्रॉ कर सके और पुलिस फिर उसकी शिनाख्त कर सके। अब सीन यहाँ से कुछ महीने पहले शिफ्ट होता है, जहाँ इंस्पेक्टर राजेंद्र एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। असल में पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिली होती है जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए पुलिस वाले शिवा नाम के एक स्केच आर्टिस्ट को कॉल करते हैं जो दारू पीकर सो रहा होता है। अब शिवा के फोन न उठाने पर पुलिस वाले उसके असिस्टेंट को कॉल करते हैं, जिसके बाद शिवा उस क्राइम सीन पर पहुंचता है। वहां राजेंद्र उसे उस लड़की के बिगड़े हुए चेहरे का फोटो दिखाकर उसका असली चेहरा ड्रॉ करने के लिए कहता है और शिवा चुपचाप अपने काम में लग जाता है। पुलिस वाले शिवा पर इसलिए इतना भरोसा करते हैं क्योंकि कुछ महीने पहले पुलिस ने प्रकाश नाम के बंदे के केस में रवि नाम के आदमी को अरेस्ट किया था। लेकिन जब शिवा उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे पता चला कि प्रकाश कर्जे में डूबा था, इसलिए उसने एक दिन ऑनलाइन आरी का ऑर्डर किया और फिर उससे पहले अपने परिवार को मारा और उसके बाद खुद को भी मार डाला। शिवा की वजह से ही वो रवि नाम का बंदा रिहा हो पाया और पुलिस ने भी शिवा की इस केस के लिए काफी तारीफ की थी। इसके बाद हम शिवा की पर्सनल लाइफ को देखते हैं, जहां वो हमेशा शराब पीकर नशे में रहता है और गुमसुम सा रहता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। कुछ साल पहले शिवा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करता था, जिसमें उसके साथ काव्या नाम की एक लड़की असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करती थी। थोड़े ही वक्त में दोनों के बीच प्यार हो जाता है और 2 साल में शादी भी हो जाती है। फिर एक दिन काव्या का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और उसी दिन से शिवा डिप्रेशन में रहने लगता है। खैर, अब यहाँ से मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कुछ गुंडे आकर शिवा के ऊपर हमला करने लगते हैं। असल में शिवा ने एक केस में पुलिस वालों की हेल्प की थी, इसी वजह से उस आदमी के गुंडे शिवा पर हमला करने आए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो एक लड़की की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकालने लगता है। इसके बाद वो लाश को एक मॉर्चरी वैन में रखकर एक बंगले तक ले जाता है और वहाँ उसका पोस्टमार्टम करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वही आदमी वैन को पुलिस स्टेशन के पास लाकर वहाँ एक बॉक्स छोड़ जाता है। अब दूसरे दिन शिवा का एक दोस्त उससे पूछता है कि कल जिन लोगों ने तुम पर हमला किया वो कौन थे और आखिर तुम पुलिस की हेल्प करते हो, ये बात बाहर के लोगों को कैसे पता है? कौन कौन है जो ये बात जानता है? शिवा कहता है कि मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ, आखिर उन लोगों को ये कैसे पता चला और वो लोग कौन थे? एट द सेम टाइम दूसरी तरफ पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के बाहर वो बॉक्स मिलता है जो रात को वो आदमी रख कर गया था। खोलने पर उस बक्से में पुलिस वालों को एक जला हुआ हाथ और एक मास्क मिलता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को पता चलता है कि एक और पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसा ही एक बॉक्स मिला है जिसमें किसी बॉडी के जले हुए पार्ट्स और मास्क मौजूद हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राजेंद्र शिवा को लेकर क्राइम सीन पर जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस को एक और यानी तीसरे बॉक्स की खबर मिलती है जिसमें किसी लाश का जला हुआ सर और फिर वही मास्क मिलता है। अब ये चीज देखकर तो पुलिस वालों के होश ही उड़ जाते हैं। उन्होंने आज तक ऐसे किसी भी केस को डील नहीं किया होता, इसलिए सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं। अब देखते ही देखते ये खबर मीडिया के जरिए पूरे शहर में फैल जाती है। राजेंद्र उन सभी लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता है, जहां वो डॉक्टर उससे कहता है कि मैं चेक करके ही सब कुछ बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज साफ है कि ये लाश किसी मुसलमान की है क्योंकि उसका सुन्नत किया गया था। अब राजेंद्र शिवा को बुलाकर कहता है कि तुम उस लाश के चेहरे को देखकर उसका सही चेहरा बनाने की कोशिश करो ताकि हम उसके सहारे आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इसके बाद शिवा उस जली हुई लाश के चेहरे को देखकर अपना स्केच बनाने लगता है। बाहर आकर वो राजेंद्र से कहता है कि सर, मुझे लगता है कि कातिल असल में पुलिस वालों को कुछ बताना चाहता है, इसलिए उसने सारे बॉक्सेस को पुलिस स्टेशन के पास ही रखा। अब उसी शाम शिवा और राजेंद्र अपने अपने तरीके से केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद राजेंद्र शिवा को कॉल करके उस केस को छोड़ देने के लिए कहता है। शिवा उससे रीजन पूछता है तो राजेंद्र बिना कुछ बताए कॉल को कट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिवा फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। अब 2 दिन गुजर जाते हैं तो शिवा राजेंद्र को कॉल करता है ताकि केस के बारे में पूछ सके और अपनी लीड्स को उसे दे सके, लेकिन उसका फोन पिक नहीं होता। लेकिन शिवा अपने असिस्टेंट के साथ राजेंद्र से बात करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है,
जहाँ शिवा को पता चलता है कि 2 दिन से राजेंद्र मिसिंग है, इसलिए उसकी जगह पर इंदुजा नाम की लेडी पुलिस ऑफिसर को लाया गया है। अब शिवा यहाँ शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि राजेंद्र ने उसे कॉल किया, केस से दूर रहने को कहा और फिर अब वो खुद ही गायब है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इस बीच इंदुजा शिवा को बुलाकर इंक्वायरी करने लगती है, जहाँ शिवा उसको वो सब बताता है जो उसने 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन में समझा था। वो कहता है कि मैडम, मुझे अपनी समझ से ये लगता है कि हमें जो बॉडी पार्ट्स उन बॉक्सेस में मिले थे वो एक आदमी के नहीं, वो तीनों अलग अलग लोगों के हैं। दूसरा जो मास्क हमें मिला उसका मतलब है निर्जीव शव। अब इंदुजा उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें यह साफ हो जाता है कि शिवा की बात सही थी। वो बॉडी एक की नहीं बल्कि 3 अलग अलग आदमियों की थी। अब इंदुजा अपने तरीके से इस केस को हैंडल करने लगती है। साथ ही वो राजेंद्र के गायब होने की जांच भी करती रहती है। इस बीच वो देखती है कि जहां से सबूत मिल सकते थे उन सभी जगहों का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। इसलिए फाइनली कुछ हाथ ना लगने पर वो शिवा को वापस बुलाती है और उससे केस के बारे में पूछती है। शिवा कहता है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक लड़की का चेहरा ड्रॉ किया था। मुझे लगता है कि उस केस का और इस केस का आपस में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तभी शिवा एक पुलिस वाले से पूछता है कि अरे, कुछ दिनों पहले एक औरत आई थी ना, जिसका कहना था कि उसकी बेटी की लाश को किसी ने कब्र से बाहर निकाल लिया है, जरा उसकी रिपोर्ट लेकर आना। ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि अरे, उसकी तो मिसिंग रिपोर्ट हमने तो लिखी ही नहीं। ये सुनते ही इंदुजा उस पुलिस वाले पर भड़क जाती है कि आखिर किस चीज की ड्यूटी कर रहे हो जब FIR नहीं लिख सकते। खैर, अब इंदुजा और शिवा उस औरत को लेकर उसकी बेटी की कब्र पर जाते हैं। इस दौरान इंदुजा कांस्टेबल भास्कर को फोन करके कहती है कि ऐसे और भी केसेस अगर दूसरे पुलिस थाने में दर्ज हुए हों तो मुझे पूछकर जल्दी से जल्दी बताना। इंक्वायरी करने पर भास्कर इंदुजा को बताता है कि मैडम, टोटल 8 जगहों पर लोगों की लाशों को कब्र से निकाला गया है। ये सुनकर इंदुजा और शिवा हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर इन सब का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन है। वो कहता है कि इन 8 केसेस में से एक केस वो वाला भी है जिसमें शिवा ने वो स्केच बनाया था। उसके बाद कब्रिस्तान का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर यह बात पता चलती है कि एक रात मॉर्चरी वैन कब्रिस्तान पर आके गई थी, लेकिन उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। थोड़ी देर बाद इंदुजा को एक पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि उसमें से एक बॉडी के अंगों को निकाल लिया गया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस किलर को देखते हैं जिसके पास एक लड़की की लाश होती है और वो उसके ऑर्गन्स को निकाल रहा होता है। इस किलर ने वही मास्क पहना होता है जो उन लाशों के साथ मिला था। अब शिवा एक एक करके सभी मॉर्चरी वैन के ड्राइवर से पूछताछ करने लगता है और दूसरी तरफ इंदुजा को उन 8 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इन सभी में एक बात कॉमन है, सभी के अंदरूनी अंगों को निकाल लिया गया है। इस बीच शिवा को एक ड्राइवर पर शक होता है, इसलिए वो उसको थाने में पूछताछ के लिए बुलाता है, जहां वो बताता है कि उस दिन असल में बॉडी को लेकर मैं नहीं गया था, मैंने अपने बदले एक एक्टिंग ड्राइवर को भेजा था। इसके बाद इंदुजा सभी ड्राइवर्स को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है ताकि कोई तो उस वैन को पहचान सके। सभी लोग एक एक करके मना करने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ा ड्राइवर कहता है कि सर, मैंने इस मास्क को एक आदमी के पास देखा था। एक दिन एक एक्टिंग ड्राइवर मेरी वैन मुझे वापस करने आया था, तब वो अपना मास्क मेरी वैन में भूल गया था, जिसे वो 1 हफ्ते बाद ले गया। ये सुनते ही शिवा को एक आइडिया आता है और वो सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये एडवर्टीजमेंट दे देता है कि मुझे एक एक्टिंग ड्राइवर की जरूरत है, जो अवेलेबल हो वो अपना लाइसेंस शेयर कर दें। अब धीरे धीरे सभी एक्टिंग ड्राइवर्स अपना लाइसेंस भेजने लगते हैं और पुलिस उन सभी का चेहरा उस बूढ़े आदमी को दिखाने लगती है। और यहाँ पुलिस को एक सुराग मिलता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस एक्टिंग ड्राइवर को पहचान लेता है जिसके पास वो मास्क था। उस ड्राइवर का नाम था कैलाशन। इसके बाद इंदुजा उसको पकड़ने नहीं जाती, बल्कि उसका फोन नंबर ट्रैक करने लगती है ताकि उसकी लोकेशन और उसके बाकी कामों का पता भी चल सके। अब हमें कैलाशन को दिखाया जाता है जो किसी लड़की की मैयत में आया होता है। अब सभी लोगों के जाने के बाद कैलाशन उस लड़की की कब्र खोदकर उसे मॉर्चरी से लेकर बंगले पर जाने लगता है। इस बीच इंदुजा और भास्कर कैलाशन को फॉलो करने लगते हैं और कैलाशन के बंगले पर पहुंचते ही इंदुजा अपनी बैकअप फोर्स को भी आने के लिए बोल देती है। यहाँ हम शिवा को देखते हैं जिसका मन ये कह रहा होता है कि केस में कुछ तो है जो अलग है, कुछ गलती है जो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए यही सोचकर वो भी उस बंगले की लोकेशन पर निकल पड़ता है। अब इंदुजा कैलाशन को पकड़ लेती है, लेकिन वो इंदुजा को घायल करके भागने लगता है। पर तभी शिवा बीच में आकर कैलाशन को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है।
लेकिन तभी पता नहीं क्या होता है, शिवा एकदम से फ्रीज हो जाता है, जैसे वो कोई मूर्ति बन गया हो। दूसरी तरफ पुलिस को उस बंगले में कई सारी लड़कियों की लाशें मिलती हैं, जिनको इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व किया होता है कि किसी को देखकर ये नहीं लग रहा होता कि ये लाशें इतनी पुरानी होंगी। उधर मौका पाते ही कैलाशन शिवा से बचकर भाग निकलता है और थोड़ी देर बाद भास्कर आकर शिवा को होश में लाता है, क्योंकि वो तब से फ्रीज ही पड़ा हुआ था। अब दूसरे दिन पुलिस को फिर से एक बॉक्स मिलता है, जिसमें किसी का जला और कटा हुआ सर मिलता है। इंदुजा फौरन अब शिवा को फोन करती है ताकि वो उस सर को देखकर उसकी सही इमेज को स्केच कर सके। जब शिवा उस आदमी का चेहरा ड्रॉ कर रहा होता है तो वो फिर से फ्रीज हो जाता है। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि जब 2 साल पहले उसका और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसको ये दौरे पड़ते हैं, जिसमें वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। खैर, अब होश में आने पर जब वो स्केच को बनाता है और वो स्केच सभी के सामने आता है, तो सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि कैलाशन होता है। अब मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सभी कहते हैं कि इतनी मुश्किल के बाद पुलिस ने जिस आरोपी को देखा था, आज उसी की जली हुई लाश मिली है। यानी पुलिस फिर से डेड एंड पर आ चुकी है और असली आरोपी अब भी फरार है। अब इंदुजा शिवा को अकेले में कहती है कि शिवा, तुम्हारी दौरे वाली बीमारी इस केस के लिए बहुत ही घातक है, साथ ही इस केस में तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए तुम इस केस से दूर रहो। शिवा ऐसा करने से मना करता है और फिर एक चीज याद करते हुए इंदुजा को बताता है। वो कहता है कि मैडम, जब मैं फ्रीजिंग स्टेज में था तब मैंने कैलाशन के बाद एक और आदमी को वहाँ पर देखा था। हो ना हो वही इस खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है। खैर, अब शाम को हम कांस्टेबल भास्कर को देखते हैं, जो शिवा के पास आकर उससे कहता है कि मैडम ने तुमको इस केस से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस बीच भास्कर शिवा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो चेहरा सच में कैलाशन का है तो उसको किसने मारा होगा। अब इस बीच एक मास्क वाला बंदा वहां आकर शिवा, भास्कर और शिवा के असिस्टेंट पर हमला कर देता है। शिवा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो मास्कमैन भास्कर को घायल करके वहां से चला जाता है। असल में ये मास्कमैन भास्कर को काफी देर से फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ आकर वो तीनों को मारने का प्लान करता है, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाता। अब शिवा पहले तो भास्कर को हॉस्पिटल पहुँचाता है और उसके बाद वापस घर आकर सबूतों को एक बार फिर से एनालाइज करने लगता है। तभी उसे एक इनवॉइस नंबर मिलता है, जिसे देखकर वो उसके बेसिस पर ही अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ इंदुजा भी अपने तरीके से इस केस को सॉल्व करने में लगी होती है। अब कुछ दिनों बाद इंदुजा शिवा को कॉल करती है, लेकिन शिवा उस वक्त आंध्र प्रदेश के एक जिले में एक लाश का स्केच बना रहा होता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। शिवा इंदुजा से कहता है कि मैं इस केस में काफी आगे तक पहुंच चुका हूं, बल्कि जल्दी आपसे आकर मिलूंगा। अब 2 दिन बाद शिवा पुलिस स्टेशन आकर इंदुजा को एक फाइल देने लगता है, जिसमें उस केस से जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, जो उसने अपने दम पर हासिल की थी। अब इंदुजा इस फाइल को पढ़ने लगती है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब मूवी में एंट्री होती है कल्कि नाम की एक नर्स की, जो कि एक सिंगल मदर होती है और उसकी बेटी का नाम होता है आध्या। अब कुछ महीनों बाद आध्या का बर्थडे आने वाला होता है, इसलिए कल्कि उसके और अपने लिए एक नया फ्लैट लेने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आध्या का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद कल्कि उसे अपने अस्पताल में एडमिट करके चर्च में प्रे करने जाती है। लेकिन तभी उसे फोन आता है कि आध्या इस दुनिया में नहीं रही, जिसे सुनकर कल्कि की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब जब तक कल्कि हॉस्पिटल पहुंचती, तब तक उसकी बेटी को मॉर्चरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां जाकर कल्कि अपनी बेटी को रोते हुए गले से लगा लेती है, लेकिन तभी नर्स होने की वजह से उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है और अभी उसकी सांसें चल रही हैं। इसलिए वो फौरन उसको लेकर बाहर जाती है ताकि डॉक्टर उसको देख सके। पर इस बार वहां पहुंचते पहुंचते सच में आध्या की मौत हो जाती है। ये देखकर अब कल्कि का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर सुरेश और निर्मला से कहती है कि आप लोग ही तो इसको चेक कर रहे थे ना, तो फिर ये सांसें कैसे ले रही थी, जबकि आपने इसे मुर्दा घोषित कर दिया था। आप लोगों की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कल्कि अपनी बेटी की लाश को वहीं छोड़कर पहले अपनी सहेली के साथ एफआईआर दर्ज करवाने जाती है, जहां का पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र होता है। अब राजेंद्र को अंदाजा लग जाता है कि हॉस्पिटल का मामला है, इसलिए वो इसमें दलाली करके बड़ा पैसा कमा सकता है। इसलिए वो डॉक्टर सुरेश को फोन करके सेटलमेंट की बात करता है और उन्हें सजेस्ट करता है कि जब तक कल्कि पुलिस स्टेशन से वापस आए तब तक उसकी लाश को जला दीजिए, ताकि कोई भी सबूत ना रहे। ये सुनकर सुरेश फौरन अपने स्टाफ को एक रूम में आध्या की लाश को रखकर उस रूम को ही जलाने का ऑर्डर दे देता है। कल्कि जब वापस आती है तो वो समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता।
हॉस्पिटल ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। पुलिस की पूछताछ में सुरेश बता देता है कि स्पार्किंग की वजह से उस रूम में आग लग गई, जिसमें सामान और आध्या नाम की लड़की की लाश जल गई। इस केस को देखकर कल्कि समझ जाती है कि उसे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट की छत पर चढ़कर वहां से छलांग लगाकर अपनी जान ले लेती है। हम देखते हैं कि ये सभी बातें अब शिवा ने अपनी फाइल के जरिए इंदुजा को बता दी है। इंदुजा कहती है कि मुझे भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा पता चला है जो तुम्हारी बातों से बिल्कुल मेल खाता है। हमें इन्वेस्टिगेशन में जो 3 बक्से मिले थे जिनमें अलग अलग बॉडीज थी, उन लोगों के नाम है सुरेश, निर्मला और असलम। इंदुजा कहती है पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर कल्कि मर चुकी है तो फिर इन तीनों को किसने मारा? शिवा कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस केस में सुरेश के बेटे यशवंत का भी लिंक है और शायद मैंने उस रात यशवंत को ही देखा था। इसके बाद पुलिस वाले कल्कि की फोटो को हर पुलिस स्टेशन में भेजकर उसकी इंक्वायरी करने लगते हैं। ठीक उसी वक्त अब इंदुजा को ये पता चलता है कि राजेंद्र का फोन अभी अभी ऑन हुआ है। ये लीड मिलते ही अब सभी सीधे उसी लोकेशन पर जाने लगते हैं जहां ये फोन ऑन हुआ था। और इसी बीच भास्कर अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है, जब राजेंद्र ने भास्कर को कल्कि के पास ये कहने के लिए भेजा था कि वो हॉस्पिटल के ऊपर से अपना केस हटवा ले। लेकिन जब भास्कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कल्कि अपने अपार्टमेंट से कूद चुकी है। पर यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि कल्कि असल में मरी नहीं होती, बल्कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो 3 महीने तक कोमा में होती है। और उसकी ये देखरेख कोई और नहीं बल्कि भास्कर कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि कल्कि के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। अब कल्कि के कोमा से बाहर आने पर एक दिन भास्कर उसे सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि असल में मॉर्चरी के ड्राइवर कैलाशन को मरी हुई लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने की आदत होती है। एक दिन डॉक्टर सुरेश का बेटा यशवंत भी इस चीज को देख लेता है और उसे भी इस चीज की आदत लग जाती है। अब कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल स्टाफ का एक आदमी असलम दोनों की वीडियो बना लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है ताकि उसे पैसे मिल सके। भास्कर बताता है कि जब आध्या को आप हॉस्पिटल लेकर आई थी तो वो होश में थी। जल्दबाजी में कैलाशन ने ध्यान नहीं दिया और उसके जिंदा होने के बावजूद भी दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर जब आपने पुलिस में FIR की तो सुरेश ने अपने बेटे की ये सच्चाई राजेंद्र सर को बताई, तो उन्होंने सुरेश से बहुत पैसे लिए और इस केस को दबा दिया। इस तरह भास्कर कल्कि को सब कुछ बता देता है। फिर एक दिन भास्कर देखता है कि कैलाशन कुछ लड़कियों की लाशों को मॉर्चरी के जरिए किसी दूसरी जगह पर ले जा रहा है। अब ये बात भास्कर कल्कि को आकर बताता है, जिसके बाद ये दोनों एक हूबहू दूसरी वैन को तैयार करते हैं। पहले तो कल्कि भास्कर और उसकी फ्रेंड निर्मला, सुरेश और असलम को जान से मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर जलाकर पुलिस स्टेशन के बाहर रख देते हैं। और इसी के बाद वो वक्त आता है जब कल्कि राजेंद्र को भी किडनैप कर लेती है। अब एक दिन जब पुलिस वाले कैलाशन को पकड़ने के लिए उस बंगले के पास गए थे और शिवा उस वक्त फ्रीज हो गया था, तो कल्कि और भास्कर ने ही मिलकर कैलाशन को पकड़ लिया था और उसको जान से मार के बॉक्स पुलिस वालों को भेज दिया था। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ इंदुजा के साथ सारे पुलिस वाले उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ राजेंद्र का मोबाइल ऑन हुआ था। अब उस लोकेशन पर सभी को राजेंद्र का फोन और एक कटा और जला हुआ सर मिलता है। इंदुजा ये देखकर फौरन शिवा को वहाँ आने के लिए कहती है और उस जले हुए फेस को देखकर स्केच बनाने को कहती है। अब यही सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां शिवा अपने तरीके से इस केस को फॉलो करते हुए अब भास्कर पर शक करने लगता है और उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि एक पुराने घर में भास्कर ने राजेंद्र को बांध कर रखा होता है। वो उसे आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में कल्कि वहाँ आ जाती है और शिवा को सारी सच्चाई बताती है। पर तभी वहाँ यशवंत भी आ जाता है जो शिवा से फाइट करने लगता है और इसी बीच शिवा फिर से फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद मौका पाकर राजेंद्र और यशवंत कल्कि को जान से मार देते हैं। और वो शिवा को भी मारने वाले होते ही हैं कि तभी शिवा को होश आ जाता है और वो खुद को बचाते हुए उन दोनों को जान से मार देता है। अब तक शिवा को सब कुछ सच्चाई पता चल चुकी होती है, इसलिए वो उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें भी जला देता है। और अब वो कल्कि के ही प्लान को आगे कंटिन्यू करते हुए राजेंद्र के धड़ को काटकर आंध्र प्रदेश में फेंकता है और सर को तमिलनाडु में रखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब इंदुजा ने पहली बार शिवा को ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो शिवा ने जानबूझकर कैलाशन का चेहरा ड्रॉ किया था। और ठीक वैसे ही अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, तो शिवा अब उस चेहरे को यशवंत के चेहरे जैसा ड्रॉ करता है। इसके बाद वो इंदुजा को बातों में भटकाने लगता है कि हमें पहले कल्कि को पकड़ना होगा, तभी इस केस में कुछ हो पाएगा। अब काफी वक्त निकल जाता है और इंदुजा इस केस को सबूत ना होने पर बंद कर देती है और ये केस अब CBI के पास चला जाता है।
अब कुछ दिनों बाद शिवा आकर आद्या की कब्र पर फूल चढ़ाने लगता है, जहाँ भास्कर भी पहुँच जाता है। भास्कर उससे पूछता है कि कल्कि कहाँ है, तो शिवा कहता है कि कल्कि उन लोगों की वजह से मर चुकी है, पर मरते मरते उसने तुमको थैंक यू बोला, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ तुम ही थे जिसने उसका एक भाई और एक दोस्त की तरह साथ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा अपने घर आकर एक एक करके वो सारे सबूत जला देता है जो इस केस से जुड़े थे, ताकि सीबीआई अगर कभी उसके पास तक पहुंच जाए तो भी ये केस सॉल्व ना हो पाए। इसके बाद शिवा डिसाइड करता है कि उसे अब ये काम छोड़ना होगा, वरना ये पास्ट उसको बार बार इस केस की याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मुझे लगा था कि शायद शिवा ने कल्कि का मिशन इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि कल्कि के साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन इसकी एक और बड़ी वजह थी जो हमें फाइनल सीन में देखने को मिलती है, जहाँ कहानी जाती है उस वक्त में जब काव्या और शिवा की शादी हुई थी। दोनों कार से ही जा रहे थे और एक लड़की को बचाने के चक्कर में शिवा की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। और इसी मूवमेंट पर वो लड़की इनकी कार से तो बच जाती है, लेकिन तभी दूसरी कार की चपेट में आकर उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आद्या होती है। जिसके बाद हॉस्पिटल में शिवा, काव्या और आद्या को लाया जाता है। बाद में शिवा केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सेम डे पर आद्या के साथ साथ उन लोगों ने मरी हुई काव्या के साथ भी दुष्कर्म किया होता है। यही एक और बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से उसने कल्कि के मिशन को पूरा किया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।